गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कुछ नई चीज बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आज मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ। दैट इज द क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। ठीक है, अभी तक हम बात कर रहे थे कि बिजनेस की जो अकाउंटिंग होती है वो अपने यूजर्स को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक, कम्युनिकेट करती है। जो कम्युनिकेशन वर्ड हमने यूज किया था अकाउंटिंग प्रोसेस में, दैट इज द लास्ट पॉइंट, कम्युनिकेटिंग टू द यूजर्स। जो इन्फॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं, अब सिंपल सी चीज है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं वो कैसी होनी चाहिए, उसमें क्या स्पेशलिटीज होनी चाहिए, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए, उसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखने हैं कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स, वो विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। सबसे पहला है रिलायबिलिटी। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन आप अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं दिस शुड बी रिलायबल। रिलायबल का मतलब होता है कि भरोसे लायक। अब कोई भी आदमी जब आप किसी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन पर वो भरोसा कैसे करे। ठीक है, क्योंकि आप तो अपने हिसाब से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं लेकिन सामने वाला उस पर भरोसा कैसे करे। ठीक है, तो उसके लिए आपकी जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसमें कुछ ऐसा कैरेक्टर होना चाहिए जिसके ऊपर सामने वाला ट्रस्ट करे, रिलायबिलिटी हो उसको। तो इसके लिए सिंपल सी चीज है कि एवरीथिंग व्हाटएवर यू हैव रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके लिए आपके पास कोई लीगल प्रूफ होना चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए। तो इसका मतलब ये होगा कि जब आप बुक्स ऑफ अकाउंट में कोई भी एंट्री करते हैं तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई वाउचर होना चाहिए। जैसे अगर आपने कोई चीज खरीदी तो ऑब्वियसली यू हैव द बिल, कि आप उससे प्रूव कर पाते हैं कि ये सामान आपने कितने में खरीदा, कहां से खरीदा, कब खरीदा, तो सामने वाला आपके ऊपर भरोसा करता है। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है रिलायबिलिटी, कि आप जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं उसके लिए आपके पास कोई ना कोई एविडेंस होना चाहिए, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होना चाहिए, जिसके बेस पर अगर जरूरत पड़ती है तो आप सामने वाले को प्रूव कर सकते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपको इस बेसिस पर प्रोवाइड की गई है और वो उसको देख कर सेटिस्फाई हो सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है रेलेवेंस। रेलेवेंस का मतलब होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो सामने वाले के लिए काम की होनी चाहिए। जब तक उसके काम की नहीं है तो उस इंफॉर्मेशन का उसके लिए कोई यूज नहीं है। ठीक है, और हर इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं किसी न किसी आदमी के लिए यूजफुल होती है। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो बहुत ही ब्रीफ होनी चाहिए, यूजफुल होनी चाहिए, उससे रिलेटेड होनी चाहिए। रिलेटेड का एक सिंपल सा मतलब ये भी होता है कि विच कैन अफेक्ट योर डिसीजन। जो इंफॉर्मेशन आपके डिसीजन को अफेक्ट करती है वो आपके लिए काम की होती है। तो एवरी इंफॉर्मेशन विच यू फील कि वो किसी ना किसी यूजर के लिए इंपॉर्टेंट होगी, उसके डिसीजन को अफेक्ट करेगी, तो ऐसी हर इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि कोई भी बंदा उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर अपनी डिसीजन मेकिंग सही कर सके। ठीक है, अब इसका मतलब ये भी नहीं हो गया कि आप बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो आप इंफॉर्मेशन को कम रखें लेकिन साथ में जो इंपॉर्टेंट है वो सारी इंफॉर्मेशन उसमें आनी चाहिए, क्योंकि अगर एक भी इंफॉर्मेशन स्किप हो गई, ठीक है, तो सामने वाला डिसीजन सही नहीं ले पाएगा। सपोज करें कि आपके बिजनेस में ऑल ऑफ सडन आग लग जाती है। लास्ट ईयर जो आपका बिजनेस था, ठीक है, मतलब थ्रू आउट द ईयर अपन ये कहें कि पूरे साल भर आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलता है, गुड, और बहुत प्रॉफिट भी कमाया। ओके, तो कोई भी बंदा आपकी इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है ताकि उसको भी फायदा पाए। अब आप सोचें कि जस्ट जहां आपका एक साल खत्म होता है उसके अगले दिन आपके बिजनेस में आग लग जाती है और आपका जो उसका एस्टिमेट है वो ये बता रहा है कि कम से कम अगले साल 6 महीने तक आपका बिजनेस कंप्लीटली शट डाउन रहेगा और 6 महीने बाद आपका बिजनेस धीरे धीरे करके आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब अगर आप सिर्फ पिछले साल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अगर आप स्किप कर लेते हैं तो सामने वाला आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करेगा ऑन द बेसिस ऑफ योर इंफॉर्मेशन कि आपके बिजनेस में बहुत प्रॉफिट थे, तो उसको भी प्रॉफिट में शेयर मिल सकता है अगर वो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा। वो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है और अगले साल होता ये है कि उसको जबरदस्त नुकसान उठाना पड़ता है, बिकॉज ऑफ, क्योंकि 6 महीने तक तो आपका बिजनेस चला ही नहीं और 6 महीने बाद जब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है तो ऑब्वियसली एकदम से तो हाई स्पीड में नहीं आ सकता। ठीक है, तो अब जो इंफॉर्मेशन आपने प्रोवाइड नहीं की, मतलब जो रिलेवेंट थी कि वो आपको देनी चाहिए थी, क्योंकि वो आपके अगले बिजनेस मतलब फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर प्रोजेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थी,
वो आपने स्किप कर ली, जिसके कारण उसका डिसीजन क्या हो गया, गलत हो गया। तो यहाँ पर आप फॉल्ट में माने जाएंगे कि आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो थी वो आपने प्रोवाइड नहीं की। ओके, उसके बाद आते हैं कंपैरेबिलिटी। ठीक है, जब कोई आदमी आपके बिजनेस की इंफॉर्मेशन लेता है तो इंफॉर्मेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन लेना नहीं होता है, बल्कि वो आपके बिजनेस को कई तरीके से कंपेयर करता है, एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है और फिर अपना डिसीजन मेकिंग करता है। ठीक है, तो अनटिल अनलेस जो डेटा प्रोवाइड करते हैं उसको कंपैरेटिवली डेटा प्रोवाइड नहीं करते हैं, मतलब कोई बेस जहां से वो उसको कंपेयर कर सके, वो जब तक आप उसको प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं करेंगे तो उसका प्रॉपर कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, और कंपैरिजन नहीं हो पाएगा तो सामने वाले जो भी इन्वेस्टर है, प्रोस्पेक्टिव बंदा है, उसका सही डिसीजन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कंपैरेबिलिटी का मतलब ये होता है कि आपको आपके बिजनेस के ही 2-3-4 सालों को कंपेयर करना हो, या फिर आप अपने बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस से भी कंपेयर कर सकते हैं। 2 बिजनेस को कंपेयर करना, 3 बिजनेस को कंपेयर करना, लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जब कंपैरिजन होता है तो आपकी हर साल की जो इंफॉर्मेशन होनी चाहिए सेम ग्राउंड पर होनी चाहिए। मतलब ये कि यूनिट ऑफ मेजरमेंट सही सेम होना चाहिए, जो आपकी पॉलिसीज है वो सेम होनी चाहिए। अगर पॉलिसीज में चेंज आ जाता है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगर बदल जाती है तो कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाता है, या सही कंपैरिजन नहीं हो पाता है। तो इसलिए जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, 2 साल के डेटा अगर आप दे रहे हैं तो दोनों साल में जो आपकी पॉलिसीज होनी चाहिए वो सेम रहनी चाहिए, जो यूनिट ऑफ मेजरमेंट होता है वो सेम होना चाहिए, जो प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग होता है वो सेम होना चाहिए, ताकि 2 चीजों को इजीली कंपेयर किया जा सके है। जैसे अगर हम 2 बंदे, एक साइंस का और एक कॉमर्स का, अगर हम दोनों को कंपेयर करते हैं तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिकॉज ऑफ क्योंकि दोनों की स्ट्रीम ही अलग अलग है, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग है। हाँ, अगर हम साइंस के 2 बंदों को, जिसमें दोनों पीसीएम वाले हैं या दोनों पीसीबी वाले हैं, उनकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो देयर इज प्रॉपर कंपैरिजन, क्योंकि दोनों के सब्जेक्ट सेम है। ठीक है, दोनों का जो सिस्टम है वो सेम है, तो आप उनको आसानी से कंपेयर कर पाते हैं। ठीक है, और चौथा जो पॉइंट है दैट इज अंडरस्टैंडेबिलिटी। अंडरस्टैंडेबिलिटी का मतलब होता है कि अगर मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, ये कम्युनिकेशन की चीज है। ठीक है, कि वट एवर आई से टू यू, अगर आप मेरी भाषा नहीं समझ पाते हैं तो ऑब्वियसली मेरा कम्युनिकेशन इनकम्प्लीट होगा जब तक कि आप उसको समझ नहीं पाते। राइट, तो जो इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं वो इस तरीके की लैंग्वेज में होनी चाहिए जिससे एक आम आदमी और साथ ही साथ अकाउंटिंग का जो एक्सपर्ट बंदा है वो उसको इजीली समझ सके। ठीक है, तो अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज होनी चाहिए वो एक प्रॉपर लैंग्वेज जो हम अकाउंटिंग में यूज करते हैं उसी तरीके से आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ओके, इसके बाद मैं अब आपको बता रहा हूँ यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। अभी हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे थे, इससे पहले मैंने आपको यूजर्स के बारे में बताया था कि हमारे बिजनेस से बहुत सारे लोग डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली जुड़े हुए रहते हैं, जिनको हम हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी डिसीजन मेकिंग कर सके, कुछ कंक्लूजन्स निकाल सके। तो हम उन्हीं के बारे में पढ़ रहे हैं कि अकाउंटिंग के जो यूजर्स होते हैं वो कौन कौन होते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के यूजर्स। इसको हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, एक होते हैं इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल का मतलब होता है जो घर के अंदर के लोग। घर के अंदर के लोगों का मतलब होता है कि दे नो एवरीथिंग, और अगर उनको हर चीज नहीं मालूम है तो दे आर इन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, कि वो हर चीज को निकाल सकते हैं, जान सकते हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो घर के लोग हैं, घर की हर चीज के बारे में उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो सकती है। ठीक है, तो इंटरनल यूजर्स में होते हैं जो बिजनेस से जुड़े हुए डायरेक्टली लोग हैं, जो बिजनेस में सीधे सीधे इन्वॉल्व हैं, जो बुक्स ऑफ अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट तक पहुंच सकते हैं। दे आर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके बाद आते हैं ओनर्स, उसके बाद आता है मैनेजमेंट और उसके बाद आते हैं एम्प्लॉयज। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो होते हैं वो कंपनीज में होते हैं। ठीक है, कंपनी को चलाने के लिए वहां पे एक पूल बनाया जाता है मैनेजमेंट के लोगों का, जहां पे डायरेक्टर्स होते हैं और एक उनका हेड होता है। इन सबको मिला के कहा जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, ये लोग बिजनेस के बारे में सारी इंफॉर्मेशन बिजनेस के लोगों से, मतलब एम्प्लॉयज से या अकाउंट डिपार्टमेंट से ले सकते हैं। देयरफॉर दे आर कॉल्ड इंटरनल यूजर्स। उसके बाद आते हैं ओनर्स। ओनर्स का मतलब होता है मालिक। ठीक है, अब मालिक जो होता है वो पार्टनर भी हो सकते हैं, एक इंडिविजुअल पर्सन भी हो सकता है, और कंपनी के केस में हम शेयर होल्डर्स को भी ओनर कहते हैं। बट शेयर होल्डर्स की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ क्योंकि उनको
बुक्स ऑफ अकाउंट एक्सेस करने का कोई राइट नॉर्मली नहीं होता है, मतलब ये कि वो बुक्स ऑफ अकाउंट तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो यहाँ पे ओनर की जब बात कर रहे हैं तो एक प्रोप्राइटर जो एक सिंगल व्यक्ति बिजनेस को संभालता है वो, या फिर ग्रुप ऑफ पर्संस जो पार्टनर के रूप में बिजनेस को संभालते हैं, दे आर नोन एज इंटरनल यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, बिकॉज ऑफ क्योंकि वो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट तक पहुंच सकते हैं या उसको चेक कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब मैनेजर्स पार्ट के जो लोग रहते हैं वो लोग हैं, और एम्प्लॉयज जो बिजनेस में जो आपके बिजनेस से जुड़े हुए एम्प्लॉयज भी हैं, आपकी फैक्ट्री से जुड़े हुए आपका ऑफिस स्टाफ हो सकता है, आपकी सेल्स टीम हो सकती है, ये सब आपके यहाँ काम करने वाले एम्प्लॉयज हैं, उनका भी आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में कहीं ना कहीं मोटिव होता है, वो भी उसको अचीव करना चाहते हैं, वो भी उसको जानना चाहते हैं, वो भी उसको समझना चाहते हैं। इसके बाद आते हैं एक्सटर्नल यूजर्स। ये सिर्फ ऐसे लोग हैं जिनको आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे बस वही इंफॉर्मेशन इनके पास जाएगी, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन ये असेस नहीं कर सकते हैं, एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसमें होते हैं इन्वेस्टर्स एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, और डिबेंचर होल्डर्स हो सकते हैं, ऐसे बॉन्ड होल्डर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, वो लोग जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इन्वेस्टर्स मतलब जिन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स का मतलब होता है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी बात करें। लैंडर्स, बहुत सारे लोग आपके बिजनेस को पैसा उधार देते हैं, दे आर नोन एज लैंडर्स। सिंपल सी चीज है कि अगर कोई बंदा आपको पैसा देता है तो वो आपका फाइनेंशियल असेसमेंट करना चाहता है, जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट से ही हो सकता है या फिर आपकी इंफॉर्मेशन से किया जाता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इज आल्सो लेंडर्स, बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आपको पैसा उधार देते हैं बिजनेस करने के लिए, असेट्स खरीदने के लिए, या फिर वर्किंग कैपिटल के लिए। इसके बाद आते हैं क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब है सिंपली जिन लोगों से आप उधार अपने बिजनेस के लिए सामान खरीदते हैं, दे आर नोन एज क्रेडिटर्स। इसके बाद आते हैं कस्टमर्स एंड कॉम्पिटिटर्स, जो आपके बिजनेस के कस्टमर्स होते हैं और जो आपके बिजनेस के कॉम्पिटिटर्स होते हैं, मतलब दे आर डूइंग आल्सो द सेम बिजनेस, वो आपके कॉम्पिटिटर होते हैं। दे आर आल्सो इंटरेस्टेड कि आपकी पॉलिसीज क्या है, आपका प्रॉफिट कितना है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ताकि वो अपने आप को आपके सामने कैसे सेट कर सकते हैं या कैसे अपने सामने अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। उसके बाद आती है ट्रेड यूनियंस, जो एम्प्लॉयज होते हैं, लोअर लेवल के जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कर्स हो सकते हैं, उनकी यूनियंस होती है। दे आर आल्सो इंटरेस्टेड क्योंकि वो वर्कर्स के हित में या वर्कर्स के लिए कुछ चीजें डिमांड करते हैं। जब तक उनको आपके बिजनेस की नॉलेज नहीं होगी तो वो उन चीजों को डिमांड प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। उसके बाद आती है गवर्नमेंट एंड टैक्स अथॉरिटीज। यू नो वेरी वेल कि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट क्या होता है। टैक्स अथॉरिटीज आपके टैक्स की इंफॉर्मेशन, टैक्स के कैलकुलेशन के लिए आपकी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, गैदर करते हैं। तो आप जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे सिर्फ उन्हीं के बेस पर वो लोग आपका असेसमेंट कर पाते हैं। इन जनरल दे हैव नो एक्सेस टू योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, राइट। आज मैं आपको ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बता रहा हूँ कि अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती हैं और कितनी होती हैं। ठीक है, इससे पहले इफ यू रिमेम्बर तो मैंने आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के डिफरेंस में वहां पर एक पॉइंट दिया था, ब्रांचेस, जहां पे मैंने आपको बताया था कि बुक कीपिंग की कोई ब्रांच नहीं होती जबकि अकाउंटिंग की ब्रांचेस होती हैं। तो यहाँ पर आज मैं अकाउंटिंग की ब्रांचेस के बारे में आपको बता रहा हूँ और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा अकाउंटिंग की टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स हम बिजनेस में यूज करते हैं, अकाउंट्स में यूज करते हैं, उनका मतलब क्या होता है और क्या चीज होती है, राइट। सबसे पहला है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, दैट इज द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, ये अकाउंटिंग जुड़ी हुई है ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस आप बिजनेस में करते हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए जो अकाउंटिंग की जाती है वो कहलाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, दूसरी जो अकाउंटिंग आपको दे रखी है कॉस्ट अकाउंटिंग में। कॉस्ट अकाउंटिंग वहां पर फॉलो की जाती है जहां पे कोई चीज मैन्युफैक्चर की जा रही है। ठीक है, मतलब ये कि इंडस्ट्रीज में जहां पे कोई चीज प्रोड्यूस की जा रही है, कोई चीज बनाई जा रही है, वहां पर आप कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज करते हैं। ठीक है, इसका जो बेसिक पर्पस होता है दैट इज टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। जो एक चीज आप बनाते हैं, एक यूनिट जो आप बनाते हैं या एक सर्विस जो आप प्रोवाइड करते हैं, उसकी पर यूनिट बनाने की कॉस्टिंग कितनी होती है, लागत कितनी होती है, उसको फाइंड आउट करने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का यूज किया जाता है।
उसके बाद की जो ब्रांचेस हैं वो आपके लिए अभी फिलहाल कोई काम की नहीं है, इसलिए मैं उनके बारे में आपको एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ आपको नाम बता रहा हूँ। ठीक है, दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसके बाद है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, उसके बाद है टैक्स अकाउंटिंग, उसके बाद है गवर्नमेंट अकाउंटिंग और लास्ट है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये आपकी अलग अलग अकाउंटिंग होती है। मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग की ब्रांचेस हैं, इनमें हर एक में अलग अलग तरीके से कुछ कुछ इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, जानी जाती है या प्रेजेंट की जाती है। ओके, अब मैं आपको बता रहा हूँ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स जो हम या तो बिजनेस में यूज करते हैं या अकाउंट्स में जिन टर्म्स को यूज किया जाता है उसको कहा जाता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा एंटिटी। एंटिटी का मतलब होता है जिसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है। एवरीथिंग विच हैव इट्स ओन आइडेंटिटी दैट इज कॉल्ड एंटिटी। ठीक है, जिसकी अपनी एक पहचान होती है, जिसको आप रिकॉग्नाइज करते हैं अलग से, वो कहलाती है एंटिटी। दूसरा आता है बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का सिंपल सा मतलब होता है कि जब बिजनेस की अलग एक पहचान होती है अपने मालिक से, ठीक है, तो वो कहलाती है बिजनेस एंटिटी। जैसे एक्स कोई आदमी है, वो अपना बिजनेस शुरू करता है तो उसको नाम देता है एक्स एंड ब्रदर्स, एक्स एंड कंपनी, इस तरीके से। तो उसकी उस बिजनेस नाम की एक अलग आइडेंटिटी होती है जो कि अपने नाम से ट्रांजेक्शन्स करती है, कोई चीज खरीदती है, कोई चीज बेचती है, वो कहलाती है बिजनेस एंटिटी। मतलब कोई भी ऐसा पर्सन हो सकता है, कोई भी ऐसी यूनिट हो सकती है जो अपने नाम से बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स कर रही है, वो कहलाती है बिजनेस एंटिटी। इसके बाद आता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का सिंपल सा मतलब होता है कि एनी ट्रांजेक्शन और एनी एक्टिविटी जिसमें आप कोई चीज एक्सचेंज कर रहे हैं, मतलब आप कोई चीज दे रहे हैं या कोई चीज ले रहे हैं, बदले में उसके या तो आप पैसा दे रहे हैं या पैसा देंगे, या पैसा आपको मिल रहा है या पैसा आपको मिल रहा है। ठीक है, तो ऐसा कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें आप एक्सचेंज करते हैं आइदर गुड्स और सर्विस फॉर द मनी और वैल्यू ऑफ मनी, वो सारी चीजें कहलाती हैं ट्रांजेक्शंस। उसके बाद आते हैं प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर का मतलब होता है कि बिजनेस का जो बंदा बिजनेस में पैसा लगाता है, बिजनेस की रिस्क टेक ओवर करता है और उसी को प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट या लॉस जो उसको बियर करना होता है, वो कहलाता है प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। इसके बाद आता है कैपिटल। Whenever you start a business, you need some money to invest. Okay, being the owner of the business, being the partner of the business, being the proprietor of the business. ठीक है, आपको अपनी जेब से कुछ पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट करना पड़ता है ताकि आप बिजनेस की एक्टिविटीज को आगे बढ़ा सकें। तो whatever you invest in the business as an owner is known as capital. It may be in the शेप ऑफ मनी और इन काइंड्स, किसी भी तरीके के रूप में हो सकती है। जो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, बिजनेस में लगाते हैं, वो कहलाती है कैपिटल। कैपिटल के बाद आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब होता है कि व्हेनेवर जब आप बिजनेस में पैसा लगा देते हैं तो सिंपल सी चीज है कि आपको अपने रूटीन एक्टिविटीज के, अपनी फैमिली की एक्टिविटीज के लिए, फैमिली के लिए भी पैसे की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो व्हाटएवर मनी you withdraw from the business or whatever goods you withdraw from the business for your personal use or for the use of your family, that is known as drawings. ठीक है, continuing the basic accounting term, आज मैं आपको बता रहा हूं एक और नई टर्म दैट इज असेट। ठीक है, असेट की डेफिनेशन ये लिखी हुई है यहाँ पे, रिसोर्स ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू, ऐसे साधन जिनकी अपनी इकोनॉमिक वैल्यू होती है, यूजफुलनेस होती है, जिनको आप अपने बिजनेस में, बिजनेस के ऑपरेशंस के लिए लगाते हैं, इन्वॉल्व करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, टू अर्न द प्रॉफिट। मतलब सिंपल शब्दों में अगर बताते हैं कि बिजनेस का जो एम होता है दैट इज टू अर्न प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को कमाने के लिए आपको बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। तो जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, रिसोर्सेज का, पैसे का या सामान का, वो सारी चीजें मिलके आपके बिजनेस के ऑपरेशन में यूज होती हैं, जिससे प्रॉफिट कमाया जाता है। तो वो सारी चीजें कहलाती हैं असेट्स। ठीक है, अब असेट्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहली है नॉन करेंट असेट्स, जिसको हम फिक्स्ड असेट भी कहते हैं, और दूसरी है करेंट असेट। ठीक है, तो नॉन करेंट या फिक्स्ड असेट्स का मतलब होता है कि ऐसी असेट जो आपने बिजनेस में लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट की है। मतलब ये है कि आप उसको कंटिन्यूसली यूज करते रहेंगे ईयर आफ्टर
ईयर, और आप उसको नॉर्मल कंडीशन में बिजनेस से हटाएंगे नहीं, विड्रॉ नहीं करेंगे। वो सारी असेट कहलाती हैं आपकी नॉन करेंट या फिर फिक्स्ड असेट, ठीक है। जबकि करेंट असेट होती है जिनको आप थोड़े से टाइम के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, अल्टीमेटली दे आर कन्वर्टेड इनटू मनी, वो पैसे में कन्वर्ट हो जाती है, फिर से आप उसको नई असेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, मतलब फिर से एक नई करंट असेट आप जनरेट करते हैं, फिर उसको मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ऐसी असेट जो शॉर्ट टर्म के लिए बिजनेस में इन्वेस्ट की गई है, थोड़े टाइम के बाद वो मनी में कन्वर्ट हो जाएंगी, और कन्वर्ट होने के बाद आप उसको बिजनेस में रीयूज करेंगे, वो सारी कहलाती है आपकी करंट असेट, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं कि इसको हम जो मनी नॉन करंट असेट है, इसको फर्दर दो पार्ट पे डिवाइड कर सकते हैं, एक होती है टेंजिबल और एक होती है इनटेंजिबल। टेंजिबल का मतलब होता है कि जिसको हम देख सकते हैं, जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सारी चीजें कहलाती हैं टेंजिबल। तो वो सारी असेट जो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं, विच कैन बी सीन एंड टच, और जिनको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया गया है, वो कहलाती है हमारी नॉन करंट टेंजिबल असेट। ये इसके एग्जांपल्स लिखे हुए आपके सामने, प्लांट हो सकता है, मशीनरी हो सकती है, लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकती है, फर्नीचर होता है, फिक्सचर्स होते हैं। ये नॉर्मली क्या होता है कि आप एक बार खरीदते हैं, उसके बाद इसको कई सालों तक यूज कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में भी आपके घरों में आप कार खरीदते हैं, स्कूटर खरीदते हैं, या अपनी बिल्डिंग मकान बनाते हैं, तो ये सब क्या है, ऐसा नहीं कि आज आपने कार खरीदी और कल ही आप उसको बेचेंगे, या 2 महीने या 4 महीने बाद आप उसको बेचेंगे। नॉर्मल कंडीशन में आप एक बार कार खरीदते हैं और आप उसको 5 से 7 साल 10 साल तक भी यूज करते हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ पे जो आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, दैट इज फॉर लॉन्ग टर्म, और ऐसी चीजों में जिनको आप देख भी सकते हैं और छू सकते हैं, टच कर सकते हैं। इनटेंजिबल का मतलब होता है दे आर ऑल्सो द साइड ऑफ द बिजनेस, बट दे कैन नॉट बी सीन, दे कैन बी फेल्ट ओनली, जिनको आप फील कर पाते हैं, आप उसको देख नहीं पाते, ठीक है। जैसे हवा होती है, हवा जब चलती है तो आप फील करते हैं, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हैं। ऐसे ही ये असेट है जो कि आप फील कर पा रहे हैं, लेकिन उनको देख नहीं पा रहे हैं कि किस तरीके की है, उसका शेप क्या है, उसका आकार क्या है। इसमें है नाम, गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट और नो हॉल। गुडविल का एक सिंपल सा मतलब होता है कि पॉपुलैरिटी, नाम, ठीक है। नाम जब होता है तो काम भी बहुत जल्दी से बनता है, ऐसा कहा जाता है। नाम है तो काम बनेगा, मतलब ये है कि अगर आपकी पॉपुलैरिटी है तो वो आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में आपको हेल्प करती है, साथ में आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो गुडविल जो है वो आपकी पॉपुलैरिटी है, जिससे कस्टमर आपके पास अगेन एंड अगेन आता है, वो आपके साथ में ट्रांजेक्शन करता है और आपके बिजनेस को, प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए हेल्प करता है। इसके बाद आता है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट का सिंपल सा मतलब है कि अगर आपने किसी चीज को इन्वेंट किया है, ठीक है, उस चीज को जिसको आपने इन्वेंट किया है, अगर आप अपने नाम पर रजिस्टर्ड करवा देते हैं, मतलब सिर्फ आपको गवर्नमेंट के पास जाना है, वहां पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवाना है, और वो बदले में आपको देते हैं एक सर्टिफिकेट। उस सर्टिफिकेट के बाद उस चीज को सिर्फ आप ही यूज कर सकते हैं, या आप ही बना सकते हैं, और कोई नहीं बनाता है। तो इसका फायदा ये मिलता है कि आपकी उसको मोनोपोली हो जाती है, जो कि आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है, आपके प्रॉफिट्स को बढ़ाने में हेल्प करता है। कॉपीराइट है, वो भी ऐसा ही है कि आप अगर बीइंग ऑथर कोई बुक लिखते हैं, ठीक है, तो एक पब्लिशर के साथ में आप एक एग्रीमेंट करते हैं, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग उस बुक को छापने का राइट आप उस पब्लिशर को देते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कोई दूसरा पब्लिशर आपकी बुक को नहीं छाप सकता है, उसको छापने का अधिकार सिर्फ उसी पब्लिशर को है। अगर आपकी बुक बहुत पॉपुलर हो जाती है तो ऑब्वियसली कि उसका फायदा आपको तो मिलता ही है बीइंग ओनर, लेकिन साथ में जो आपका पब्लिशर है उसको भी मिलता है, और उसकी बुक्स बहुत तेजी से बिकती है, उसका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। और नो हाउ, ये है टेक्निकल इंफॉर्मेशन। टेक्नोलॉजी का जमाना है, हम हर चीज को खुद नहीं बना पाते, तो जब हम हर चीज को खुद नहीं बना पाते हैं, तो जिनके पास ये टेक्नोलॉजी है उनसे हम वो टेक्निक लेते हैं, उसके बदले में हमें उनको पैसा देना। आफ्टर गेटिंग दैट टेक्नोलॉजी हम उस चीज को बना सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये हमारा अधिकार हो जाता है कि सिर्फ हम ही बना पाएंगे, उसके बाद और कोई नहीं बना पाएगा। ये हमारे बिजनेस में फायदे की चीज होती है। अब सिंपल सी चीज है कि यहाँ पर गुडविल आपको दिखाई नहीं देती, पॉपुलैरिटी आपको समझ में आती है किस चीज से, कि कहीं पर आपको भीड़ लगी हुई नजर आती है। जैसे कि आप मार्केट में जाते हैं,
तो दो एक जैसे काम करने वाली दुकानें हैं, लेकिन एक के यहाँ भीड़ है और एक के यहाँ भीड़ नहीं है। तो आपको समझ में आता है कि एक के यहाँ भीड़ है मतलब उसकी पॉपुलैरिटी है और उसके यहाँ ग्राहक ज्यादा है तो ऑब्वियसली उसकी अर्निंग ज्यादा होगी। दूसरा जो बंदा है वो खाली बैठा हुआ है, इसका मतलब नहीं कि उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है, उसकी कोई गुडविल नहीं है, तो उसके बिजनेस में प्रॉफिट्स उतने नहीं होंगे जितना दूसरे वाले के बिजनेस में हो रहे हैं। ओके, तो ये थी हमारी इनटेंजिबल नॉन करंट या फिक्स्ड असेट्स। इसके बाद आते हैं करंट असेट में। फर्दर हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं लिक्विड और लिक्विड असेट का मतलब होता है आइदर दे आर इन मॉनिटरी फॉर्म में है या फिर दे कैन बी कन्वर्टेड इंस्टेंटली इन मॉनिटरी टर्म, मनी में उसको कभी भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं, रुपए में उसको बदल सकते हैं। वो सारी कहलाती हैं हमारी लिक्विड असेट्स। और जिनको मनी में कन्वर्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है वो कहलाती है हमारी अदर करंट असेट। तो लिक्विड असेट में जो नाम है कैश, ऑब्वियसली आपकी जेब में जो पैसा पड़ा हुआ दैट इज आल्सो योर असेट, ठीक है, लेकिन उसको आपको मनी में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लिक्विड फॉर्म में। दूसरा होता है बैंक। आज की तारीख में बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है आपका वो 24 आवर्स और 7 दिन भाई साल के 365 दिन कभी भी आप विड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये कि बैंक में जो बैलेंस है दैट इज इक्विवेलेंट टू कैश। उसके बाद होता है डेटर्स। डेटर्स एक वर्ड जो अपन यूज कर रहे हैं, आगे भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। डेटर्स का मतलब होता है जिन लोगों को हम उधार सामान बेचते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी चीज है कि अगर मैंने आज किसी को उधार बेचा है तो कल वो मुझे पैसा देगा, ठीक है। जब तक वो मुझे पैसा नहीं देता है तब तक वो मेरे डेटर के नाम से होता है। महीने, 2 महीने या 3 महीने, 3 महीने में अल्टीमेटली वो मुझे पैसा देगा, दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू मनी। तो वहां से डेटर का नाम हट जाएगा और वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा, कैश में या बैंक में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो 2 या 3 महीने या 4 महीने मैक्सिमम के लिए आपके पास वो असेट थी, उसके बाद वो मनी में कन्वर्ट हो गई। इसी तरीके से एक बिल्स रिसीवेबल होता है। ये टर्म में आपको आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज दिस बिल्स रिसीवेबल। और उसके बाद आते हैं स्टॉक। स्टॉक का मतलब होता है कि एट द एंड ऑफ द ईयर जो सामान आपका नहीं बिक पाता है, ठीक है, दैट इज नोन एज स्टॉक। तो ये भी आपकी असेट है, अदर करंट असेट, ठीक है। इट विल टेक टाइम क्योंकि माल तो आपका बिक जाएगा, आप जब चाहें तब बिक जाएगा, लेकिन आप जिस प्राइस पर बेचना चाहते हैं उस प्राइस पर हर वक्त वो नहीं बिक पाता है। तो इट विल टेक सम टाइम टू कन्वर्ट इनटू मनी, इसलिए आप इसको बोलते हैं अदर करंट असेट। और ये है प्री पेमेंट। समटाइम्स हम एडवांस पेमेंट कर देते हैं। सिंपल सी चीज है कि वो तो मनी में कन्वर्ट डायरेक्टली मनी में कन्वर्ट नहीं होगा, इक्विवेलेंट मनी में कन्वर्ट हो जाएगा कि आप उतना बेनिफिट उस आदमी से फ्यूचर में ले पाएंगे। तो ये है थोड़े टाइम के लिए आपके पास रहती हैं और अल्टीमेटली आइदर दे आर कन्वर्टेड इनटू मनी और मनीज वर्थ। तो ये कहलाती है आपकी करंट असेट्स, ये आपकी नॉन करंट असेट। फिर से एक बार रिकॉल कर रहा हूं, असेट का मतलब होता है कोई भी ऐसी वैल्यूएबल थिंग जो आपके बिजनेस में आप इन्वेस्ट करते हैं फॉर द यूज इन ऑपरेशंस एंड टू अर्न मनी। वो सारी चीजें आपकी कहलाती हैं असेट। असेट को हम 2 पार्ट में बांट रहे हैं, एक नॉन करंट और करंट। फिर नॉन करंट को हमने फर्दर 2 पार्ट में बांटा है, एक कहलाती है हमारी टेंजिबल और एक कहलाती है इनटेंजिबल। जो लॉन्ग टर्म असेट हैं दे आर हेड फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब 1 साल से ज्यादा के लिए, और जो शॉर्ट टर्म है या करंट है वो 1 साल या उससे कम के लिए होती है, वो कहलाती है करंट। टेंजिबल का मतलब होता है विच कैन बी सीन और टच, जो आपको दिखाई देती है, आप उसको छू सकते हैं, आप उसको कैरी कर सकते हैं। और इनटेंजिबल का मतलब होता है दे कैन नॉट बी सीन और दे कैन नॉट बी टच बट दे आर फेल्ट। वहां दिमाग से आप उसको या फिर उसकी खुशबू जैसे होती है आप फील करते हैं, इसी तरीके से ये असेट। इसमें एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इसमें मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल्स लिखे जिनको मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, और इन फ्यूचर जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको फिर से ये चीजें जब हमारे सामने आएंगी तो मैं आपको फिर से इनको एक्सप्लेन करूंगा। दैट्स आज के लिए फिर इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।